नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लोक प्रशासन का आज हम लोग तीसरा लेक्चर आपके सामने ला रहे हैं। और लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने देखा था उसमें ये था कि लोक प्रशासन विकसित देशों में कैसा काम करता है और विकासशील देशों में इसकी क्या भूमिका रहती है। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक करेंगे, दो मेंस के क्वेश्चन को तैयार करेंगे। पहला, लोक प्रशासन की विशेषताएं क्या है, और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर क्या रहेगा। अगर आप मुझसे पूछिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, मध्य प्रदेश पीएससी के रिगार्डिंग इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जब ऑप्शनल पेपर पब्लिकेट हुआ करता था तो ये क्वेश्चंस पीएससी का पेड हुआ करता था, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन होता था। तो हमें ध्यान में रखना है कि आज हम इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करेंगे। अब लोक प्रशासन को यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, जब आप आंसर लिखेंगे वहाँ पे डेफिनेशन बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको लोक प्रशासन की। अगर पूछते हैं लोक प्रशासन की विशेषताएं, सीधे हम विशेषताओं में कूदेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि लोक प्रशासन का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ऐसा प्रशासन जो कि सार्वजनिक उद्देश्य या सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संलग्न होता है, उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। ऐसा प्रशासन हमेशा देश की राजनीतिक व्यवस्था के तहत कार्य करता है। देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। मतलब ये निजी प्रशासन से बिल्कुल अलग प्रशासन है। इसका काम करने का तरीका अलग है, इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग होता है। लोक प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये क्वेश्चन में हम आते हैं। लोक प्रशासन, पहला, देश की राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में काम करता है, कार्य करता है। दूसरा, राजनीतिज्ञों के द्वारा या सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करने वाली संस्था है। तीसरा, इसका क्षेत्र काफी व्यापक होता है। चौथा, इसका क्षेत्र काफी व्यापक होता है, समाज के हर पहलू से, देश के हर व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। चाहे वो लोक कल्याण काम करना हो, देश की रक्षा का काम करना हो, देश की आर्थिक गतिविधियों का संपादन करना हो, शैक्षणिक गतिविधियों का संपादन करना हो, सांस्कृतिक गतिविधियों का संपादन करना हो, ये हर जगह काम करते हुए दिखेगा। निजी प्रशासन आपको कभी भी सामाजिक कल्याण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। आजकल जो उनको एक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, बस उतना ही काम करते आपको दिखाई देंगे। आपको कभी नहीं सुनाई पड़ेगा कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर
देश की बुजुर्ग महिलाओं के लिए, बुजुर्ग पुरुषों के लिए पेंशन स्कीम चला रहा हो, लाडली बहना जैसी योजना जो मध्य प्रदेश शासन ने संचालित की है, कोई भी निजी क्षेत्र आपको वहाँ पे संचालित करते हुए दिखाई नहीं देगा। मतलब क्या हुआ कि ऐसा प्रशासन, इसका मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है, सेवा करना होता है, अर्थात यह लाभ की भावना से कार्य नहीं करता है, अर्थात यह लाभ की भावना से कार्य नहीं करता है, नहीं करता है। तो ये अभी हम लोग 4-5 पॉइंट देख लिया है। इसके बाद देखते हैं कि लोक प्रशासन और क्या क्या करेगा, हम इसकी और क्या विशेषताएं आ रही हैं। यह तटस्थता व अनामता के सिद्धांत से काम करता है, तटस्थता व अनामता के सिद्धांत से कार्य करता है, सिद्धांत से कार्य करता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 शब्द यूज कर रहा हूँ, 3 नंबर के लिए आपसे यहाँ पे ये दोनों शब्द आपसे पूछ सकता है, तटस्थता व अनामता। इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। तटस्थता का मतलब क्या होता है, हाँ, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लोक सेवक पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। अपने दायित्व का निर्वाह करना तटस्थता कहलाती है। हो सकता है हर व्यक्ति की एक अपनी विचारधारा होती है और हो सकता है सरकार के द्वारा संचालित कोई योजना आपकी विचारधारा से मेल ना खाती हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को पूरी निष्ठापूर्वक संचालित करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। इसको बोलते हैं तटस्थ नौकरशाही। दूसरा एक शब्द हमने यूज किया है अनामता। अनामता का मतलब ये होता है कि पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना, पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना, रहकर कार्य करना। अर्थात किसी भी लोक नीति, अर्थात किसी भी लोक नीति की सफलता व असफलता का श्रेय या अपयश लोक सेवक को प्राप्त नहीं होगी। उदाहरण बता रहा हूं, लाडली बहनी योजना इस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संचालित घोषणा की गई, लेकिन किसी न किसी ब्यूरोक्रेट्स का सजेशन रहा होगा, किसी न किसी सेक्रेटरी का सजेशन रहा होगा। क्या वो सेक्रेटरी मीडिया में आया और उसने कहा कि ये योजना मेरे द्वारा बताई गई थी, ये मेरे द्वारा क्रिएटिव की गई थी, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो इसको बोलते हैं तटस्थता व अनामता। दोनों डेफिनेशन को आप बिल्कुल लिख लीजिएगा। 3 नंबर, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी में 3 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आएंगे और 1 क्वेश्चन आपका 11 नंबर का आएगा। तो ये 11, 10, 21 और 9 30 नंबर का पूरा आएगा। 3 नंबर को हमको फोकस करना है। तो
तटस्थता देश की राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लोक सेवक पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे, इसको बोलते हैं तटस्थता। अनामता का मतलब होता है पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना, अर्थात किसी भी लोक नीति की सफलता व असफलता का श्रेय या अपयश लोक सेवक को प्राप्त नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों सिद्धांत जो हैं लोक सेवकों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करते हैं, कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करते हैं, कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो you have to remember what is the importance of neutrality and anonymity. Anonymity, this is the anamata, and neutrality means tatastha. You have to write down this definition. आपको दोनों definition लिख लेनी है 3 नंबर के लिए, लेकिन जब आप ये आंसर लिख रहे होंगे there is no need to explain these 2 words. Only you have to write down what is the meaning of. आपको सिर्फ इतना लिखना है, यह तटस्थता व अनामता के सिद्धांत के तहत कार्य करता है। तो इसको मैं यहाँ पे पूरा वाइप आउट कर रहा हूँ। क्लियर? नाउ अगला पॉइंट, लोक प्रशासन जो होता है यह समानता के व्यवहार से काम करता है, समानता के व्यवहार से कार्य करता है, समानता के व्यवहार से कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लोक सेवक किसी भी नीति का क्रियान्वयन कर रहे हैं उस समय वह समानता के सिद्धांत का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो जो लोग बेनिफिशियरी होंगे, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो सकता है कि सत्ताधारी दल के विपरीत क्षेत्र में इसको लागू किया जा रहा हो सकता है या किसी ऐसी जगह पर लागू किया जा रहा है जहाँ पर किसी धर्म विशेष की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, ऐसे में भी वह नीति का क्रियान्वयन उसके लिए हर व्यक्ति एक भारतीय है और जो व्यक्ति बेनिफिशियरी हो रहा है उसका उस सबको उस योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो समानता के व्यवहार से काम करता है। अगला पॉइंट, यह राजनीतिक उत्तरदायित्व से बंधा रहता है, राजनीतिक उत्तरदायित्व से बंधा रहता है। अर्थात क्या हो रहा है कि जो भी काम करेगा अपने मंत्री के प्रति जवाबदेह रहेगा, अपने विभाग के प्रति जवाबदेह रहेगा। ठीक है। और लोक प्रशासन की कितनी विशेषताएं हो सकती हैं, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला, देश की राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में कार्य करता है, राजनीतिज्ञों या सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करने वाली संस्था है, इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है, इसका मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है, अर्थात यह लाभ की भावना से कार्य नहीं करता है। इसके बाद यह तटस्थता व अनामता के सिद्धांत से कार्य करता है, यह समानता के व्यवहार से कार्य करता है, यह राजनीतिक उत्तरदायित्व से बंधा रहता है। जो लोक प्रशासन होता है इसमें नियुक्त किए गए, या और अच्छा लिख लीजिए, इसमें योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों का समूह होता है, कर्मचारियों का समूह होता है। ठीक है। इसके बाद लोक प्रशासन का अगला विशेषता देखिएगा, इसमें नौकरशाही के गुण व अवगुण देखने को मिलते हैं। इस तरह से यह एक छोटा सा क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की विशेषताएं, और ध्यान रखना है हमको कि इसमें और क्या पॉइंट आ सकता है। इसमें यह भी आ सकता है कि ऐसा प्रशासन पर सरकार का वित्तीय नियंत्रण लागू होता है,
वित्तीय नियंत्रण लागू होता है। सरकार का वित्तीय नियंत्रण लागू होता है। तो ये सब क्वेश्चंस जो आए हैं हमारे, कितने पॉइंट हो गए? उधर हम लोगों ने किया था 4 पॉइंट, और इधर हम लोग ले लेते हैं इसको 5वां, इसको 6ठा, इसको 7वां, और दिस वन इज 8, दिस इज द 9th। 9 पॉइंट को हमको बताना है कि कैसे लोक प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कुछ चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम, तटस्थता, अनामता, समानता, राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, एक्सटर्नल वित्तीय फाइनेंशियल कंट्रोल, है ना। और मैंने क्या कहा, इसमें नौकरशाही के सभी गुण व अवगुण इसमें देखने को मिलते हैं। नौकरशाही के जो गुण हैं वो गुण है तटस्थता, अनामता, समानता का एक्सपेक्टेशंस है। अवगुण ये है कि इस व्यवस्था में लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको लाल फीताशाही की परिभाषा बताई थी, भाई भतीजावाद की परिभाषा बताई थी और भ्रष्टाचार की परिभाषा बताई थी। तो ये तीनों परिभाषा को लेकर चलना है। आज मैंने आपको 2 परिभाषा समझाई है, स्पेशली तटस्थता व अनामता की परिभाषा। 5 हो गई। इसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग ने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको प्रशासन की परिभाषा, लोक प्रशासन की परिभाषा और निजी प्रशासन की परिभाषा को भी हमने इसमें चर्चा किया था। तो इस तरह से अभी तक में हमने 8-10 परिभाषाओं को देख लिया है। पब्लिक एड के पूरे लेक्चर होते होते कम से कम मैं आपको यहाँ पे 25 से 30 डेफिनेशन करा दूंगा, और ऐसा मेरा प्रयास रहेगा और ये मेरी सोच भी है। मेरा अनुभव कहता है कि इन्हीं में से आप 3 क्वेश्चन, जो 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, आप उनको पूरी तरह से पकड़ लेंगे। तो ठीक है, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मेंस का करने जा रहे हैं, जो कि कहता है कि लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर बताइए। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर बताइए। निजी प्रशासन में अंतर बताइए। में अंतर, एक क्वेश्चन यहीं पर हम लोग और कर लेंगे। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानता, दोनों को कर लेंगे। तो दोनों, ये वाला जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट वाला है, कभी भी आएगा तो ध्यान रखिएगा 50 वर्ड से ज़्यादा लिखने को नहीं पूछेगा आपसे। बहुत एक्सट्रीमिस्ट कोई पेपर बना रहा होगा तो वो 200 वर्ड्स में कर लेगा। हालांकि हम लोग इतना पढ़ लेंगे कि हम 200 वर्ड्स भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, ये 3 नंबर पे भी आपसे पूछ सकता है, 10 वर्ड्स में भी, 50 वर्ड्स में भी, और आपसे 200 वर्ड्स में भी पूछ लेता है। तो हम सब चीज़ों के लिए इसके लिए तैयार रहेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा और हम इसको कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे अश्योर करा रहा हूँ कि पूरे पब्लिक एड के लेक्चर आने के बाद सेकंड पेपर में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होने वाला है कि यार इट्स ए वेरी गुड एंड इट्स ए वेरी सिंपल सिलेबस टू विच यू कैन राइट डाउन एट योर एग्जाम वेरी इजीली विदाउट एनी हर्डल। तो हम लोग इसको देखेंगे और इसको कर रहे हैं आज, ठीक है। तो चलो करते हैं लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर। पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को ले लेंगे, इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स को भी हम लेते चले जाएंगे, ठीक है। तो जब लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर पूछ रहा है तो सबसे पहला अगर हम अंतर करें तो उद्देश्य को लेके कर सकते हैं। दोनों ही प्रशासन का उद्देश्य बिल्कुल अलग होता है। जो लोक प्रशासन होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य सेवा करना होता है। सेवा करने का मतलब क्या होता है कि लोगों का लोक कल्याण करें, कैसे लोगों की जिंदगी को आसान करें, इसको कहते हैं सेवा करना। और इसका गौण उद्देश्य होता है लाभ कमाना। मतलब पहला उद्देश्य आप खुद देख लीजिए, भारत सरकार आपको चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो,
या आपको हाउस की फैसिलिटी हो, या आपको ओल्ड एज पेंशन हो, या आपको पीडीएस के तहत खाना हो, ये राज्य सरकारें भी सब कर रही हैं। तो उद्देश्य क्या है? इनको यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जस्ट टू सिक्योर द वेलफेयर एक्टिविटीज दे आर प्रोवाइडिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम्स, ये कर रहे हैं। जबकि गौण उद्देश्य लाभ कमाना, इनका दूसरा उद्देश्य होता है लाभ कमाना, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो ये है। लेकिन निजी क्षेत्र का पहला उद्देश्य क्या होता है? निजी क्षेत्र जो होता है वो पहला उद्देश्य उसका लाभ कमाना है, किसी भी हालत पर लाभ कमाना है। और उसका बहुत ही छोटा सा उद्देश्य है, बहुत ही कहीं जा करके आखिरी में लोगों की लोक कल्याण या सेवा करना। मतलब ये तो बिल्कुल बिना, जब सरकार बड़ा प्रेशर बनाती है तब जाके प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बहुत खर्च करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो आजकल हो रहा है। बाकी आप किसी को देख लीजिए, रिलायंस को देख लीजिए, हर चौथे महीने जो है अपने जियो मोबाइल का रेट वो बढ़ा देता है। जैसे जैसे उसका कस्टमर बेस बढ़ता जा रहा है उसका रेट बढ़ता जा रहा है। शुरू में आपने देखा था ये फ्री लॉन्च किया था, एक बार लोगों तक रीच किया, उसके बाद अब ये हर महीने रेट बढ़ा रहा है। तो आप देखोगे रिलायंस के द्वारा इस्टेब्लिश की गई हॉस्पिटल्स, रिलायंस के द्वारा इस्टेब्लिश की गई स्कूल्स आम आदमी के पहुंच में नहीं है, जबकि सरकार के द्वारा स्थापित स्कूल, सरकार के द्वारा स्थापित हॉस्पिटल्स आम आदमी के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पर आप जाकर के वहाँ पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बल्कि 5 रुपये में अगर हम एम.वाई हॉस्पिटल इंदौर के जाते हैं तो 5 रुपये में डॉक्टर भी मिल जाएगा और मेडिसिन्स भी मिल जाएंगी और आपके टेस्ट भी हो जाएंगे। और आप कभी कोकिलाबेन हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर आपका 1500 रुपये में तो जाके ओपीडी कार्ड ही बनता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य में ही अंतर हमको देखने को मिल रहा है। दूसरा देखते हैं क्षेत्र को लेकर के। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है काफी व्यापक होता है, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र संकुचित होता है। कैसे कह रहा हूं कि लोक प्रशासन जो है आपका रक्षा के क्षेत्र में है, आपका विदेशी संबंध के क्षेत्र पर है, आपके आर्थिक गतिविधियों में संलग्न पाया जा रहा है। तो आप देखोगे हर क्षेत्र पर गरीबी उन्मूलन पे लगा हुआ है, रोजगार सृजन में लगा हुआ है, या सामाजिक सहायता देने में लगा हुआ है। हर क्षेत्र में जो है लोक प्रशासन आपको देखने को मिलता है। जबकि निजी क्षेत्र के द्वारा उन्हीं क्षेत्रों में प्रवेश किया जाता है जहां पर उनको लाभ की अत्यधिक संभावनाएं दिखने को मिलती हैं। और यदि कोई निजी क्षेत्र का सेक्टर या फैक्ट्रीज या कंपनीज लॉस में जाती है तो उसको तुरंत यथाशीघ्र बंद कर देते हैं। जबकि लोक प्रशासन या सरकार के अंतर्गत कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉस में भी चल रहा है और उसके कारण अगर 1500 परिवारों का लालन पालन होता है तो सरकार उसको सस्टेन करती जाती है। तो ये दूसरा अंतर क्षेत्र के आधार पर भी हमको देखने को मिल रहा है। तीसरा अंतर चलते हैं एकाधिकार के अंतर पर। एकाधिकार लोक प्रशासन को ऐसी बहुत जगहों पर रखा गया है जहां पर सिर्फ लोक प्रशासन जा सकता है, सरकार जा सकती है। अगर हम आर्थिक क्षेत्र में जाएं तो वर्तमान समय में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि भारत सरकार या सरकारी व्यवस्था के लिए रिजर्व हैं। बाकी हालांकि सब छोड़ दिए गए, लेकिन आज भी आप देख लीजिए ऐसे 50 सेक्टर हैं जहां पर इनको प्रिवेंट किया गया है, डायरेक्टली इनको एंट्री नहीं दी जा रही है। क्या भारत सरकार कभी भी किसी भी निजी क्षेत्र को बॉर्डर पर सिक्योरिटी दे सकती है? तो नहीं दे सकती है। क्या प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी इनको दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती है। इसी तरह ऐसे बहुत से मंत्रालय हैं जो काम कर रहे हैं। विदेश संबंध के लिए हम किसी भी प्राइवेट फर्म को भी नहीं बुला सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि एकाधिकार जो है वहाँ पर निजी क्षेत्रों का कहीं पर नहीं है, लेकिन अगर सरकार जितने सेक्टर को चाहे उतने सेक्टर में अपने लिए एकाधिकार कर सकती है। उद्देश्य राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। तीसरा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में क्या अंतर देखने को मिलता है।
अगर हम देखें कि तटस्थता व अनामता, तटस्थता व अनामता जो है यह लोक प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। लोक प्रशासन जो है तटस्थता व अनामता के सहत कार्य करता है, जबकि निजी क्षेत्र जो है इससे मुक्त रहते हैं। इसके बाद देखते हैं समानता का व्यवहार। समानता का व्यवहार ये भी जो है लोक प्रशासन की बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है। निजी क्षेत्र कभी भी समानता के व्यवहार से काम नहीं कर सकता है। निजी क्षेत्र जहां उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज देता है, जहां से उसको प्रॉफिट कम मिलता है उन क्षेत्रों को वह कम एंटरटेनमेंट करता है, तो वहाँ पर समानता का व्यवहार भी नहीं पाया जाता है। तो हम लोगों ने अब तक कितने अंतर देख लिया, 1, 2, 3 और इसके बाद ये चौथा और ये पांचवा। मैंने क्या कहा था कि आप लोग पहले बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे, और ये 11 नंबर का अगर आता है तो कम से कम 10 से 11 पॉइंट हम लिख के आएंगे। इसके बाद देखना राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, लोक प्रशासन जो भी काम करता है वह राजनीतिक उत्तरदायित्व के तहत ही करता है। क्यों? क्योंकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था या किसी अन्य देश की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को समझें तो सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई है, और तो सरकार किसके प्रति जवाबदेह हो रही है, यहाँ पे देखिएगा सरकार किसके प्रति जवाबदेह है, जनता के प्रति जवाबदेह है, जनता के प्रति जवाबदेह है। और लोक सेवक किसके प्रति जवाबदेह है, लोक सेवक जो है या लोक प्रशासन जो है सरकार के प्रति जवाबदेह है। तो इस जवाबदेहिता को सिक्योर करने के लिए लोक सेवकों को भी सरकार के प्रति या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी रखा गया है, ताकि लोक सेवक जो है वह राजनीति व्यवस्था के दायरे में काम करें। जो भी निर्णय राजनीति के द्वारा लिया जाता है, सरकार के द्वारा लिया जाता है, उन्हीं निर्णयों का क्रियान्वयन लोक प्रशासन को करना पड़ता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह देखने को हमें मिलता है, जबकि निजी प्रशासन में किसी भी तरह का राजनीतिक उत्तरदायित्व कम से कम स्पष्ट नहीं पाया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से तो पाया ही जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि आप उस देश में काम कर रहे हो तो उस देश के संविधान के तहत ही काम करोगे, और संविधान को एग्जीक्यूट करने का काम सरकार का है, तो आप भी हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसी किसी भी तरह की नियंत्रण देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद 7वां पॉइंट देखना, राजनीतिक उत्तरदायित्व के बाद वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण हम देखें अगर कि लोक प्रशासन में सरकार का वित्तीय नियंत्रण बजट के माध्यम से रहता है। क्या खर्च करना है, कितना खर्च किया गया, और खर्च करने के बाद पूरा हिसाब किताब भी सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि ये पैसा जनता का होता है और सरकार जनता की प्रतिनिधि है। ध्यान रखिएगा, पैसा जनता का है, कर के माध्यम से सरकार के पास आया है। लोक सेवक एक एग्जीक्यूशन बॉडी है, विधि का क्रियान्वयन कर रही है, उस पैसे को खर्च कर रही है, इसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली ये उल्टा जाएगा और सरकार को जनता को बताना पड़ेगा कि खर्च कहाँ पे हुआ और क्यों हुआ। इसीलिए फिजूल खर्ची को रोकने के लिए भारत में ऐसे बहुत से मैकेनिज्म बताए गए हैं, जैसे कि मान लो कि एक तो प्रश्नकाल के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया जाता है, सीएजी के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया जाता है, इसी तरह लोक लेखा समिति के माध्यम से ये सब काम किया जाता है, और जनता के पैसे पर सरकार का लगातार नियंत्रण बना रहता है। तो यहाँ पर एक वित्तीय जवाबदेहिता या वित्तीय नियंत्रण हमको देखने को मिल रहा है, और निजी क्षेत्र में ऐसी कोई वित्तीय जवाबदेहिता नहीं पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर निजी क्षेत्र का पैसा है और जो लोग खर्च कर रहे हैं वह अपने ओनर के प्रति, अपने मालिक के प्रति वित्तीय जवाबदेह होती है। लेकिन यहाँ पर कोई सरकारी वित्तीय जवाबदेहिता का सिद्धांत हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा 7वां पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, नियंत्रण को लेकर के, कि यहाँ पर जो होती है एक सबसे बड़ी कहानी होती है कि लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद देखने को मिलता है। और ये चीज़ जो होती है
वहाँ पर हमें निजी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती है। लाल फीताशाही और भाई भतीजावाद आपको सबसे ज़्यादा, और भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा जो है आपको इन्हीं सार्वजनिक क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र पे ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमको निजी क्षेत्र अपेक्षाकृत कम दिख रहा है। वहाँ पर चूँकि उनको तो कस्टमर बुलाना है। आपको मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप SBI के बैंक चले जाइए और आप एक्सिस बैंक के चले जाइए, दोनों ही बैंकों का वर्किंग कल्चर, वे ऑफ टॉकिंग आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो अंतर मैंने कहा है कि लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आपको स्पष्ट दिख जाएगा वहाँ पे। या आप, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चले जाइए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स चले जाइए, वहाँ पे भी आपको हॉस्पिटैलिटी का एक डिफरेंस देखने को आपको बड़े पैमाने पर मिल जाएगा। तो ये सब अंतर हम लोगों को बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक 8-9 पॉइंट का जो बड़े बड़े अंतर हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है लोग से, इसमें कि क्या क्या हो रहा है, इसमें अंतर में हम लोगों ने कितना कितना पढ़ा है। पहला अंतर उद्देश्य को लेके करेंगे, दूसरा अंतर क्षेत्र को लेके करेंगे, तीसरा हम एकाधिकार को लेके करेंगे, चौथा अंतर जो हम लोगों ने किया हुआ है तटस्थता व अनामता, समानता का व्यवहार, राजनीतिक उत्तरदायित्व, वित्तीय नियंत्रण। और इसके बाद जो हम लोगों ने एक और देखा था, आपका नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये था हमारा कि लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इसके बाद जो एक लोक प्रशासन, इसके आकार को लेके भी अंतर आता है, उस क्षेत्र के अंदर भी कवर सकते हो, या आकार को ले लो तो इसका आकार जो होता है काफ़ी व्यापक होता है, काफ़ी व्यापक होता है। न सिर्फ भारत में, भारत के बाहर भी देश की सरकार के बहुत सारे उद्यम स्थापित होते हैं। और इस तरह से जबकि निजी क्षेत्रों का अधिकार, कुछ ही क्षेत्रों में निजी क्षेत्र काम करते हैं, तो इनका जो क्षेत्र होता है वह संकुचित होता है। तो इस तरह से ये हमारे लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के बीच का अंतर हो गया। मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बात रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हम जनरल स्टडी के तहत लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं। हमें बहुत ही सरल पॉइंट के साथ आंसर लिखना है। वी डोंट रिक्वायर्ड एनी स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ वी आर नॉट टेकिंग द ऑप्शनल पेपर। ये जनरल स्टडी के तहत सिर्फ 30 नंबर का पेपर रखा गया है। तो आप अपनी जनरल समझ के तहत, जो आपकी समझ कहती है, जो इन छोटे छोटे पॉइंट में आप एक अपनी समझ बना लीजिए, उसी समझ के तहत आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। क्योंकि पेपर का नाम ही होता है ऊपर जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का मतलब होता है कि सामान्य ज्ञान के तहत जो एक सामान्य व्यक्ति समझता है उस पब्लिक एड के बारे में, आपको वही लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने कहा था एक क्वेश्चन हम और देखेंगे कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में क्या समानता होती है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में क्या कुछ समानता होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल अलग है में समानता। क्या क्या समानता होती है? आप जब इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, आप सिंपल कि इतना दिमाग में रखिएगा, चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, ये दोनों ही एक संगठन है। तो एक संगठन की जो आवश्यकताएं होंगी वह दोनों ही प्रकार के संगठन में पड़ने वाली है आपको। अगर मैं कहूं कि दोनों ही संगठन, दोनों ही प्रशासन अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए समर्पित है, अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए समर्पित हैं, पहला। दूसरा, दोनों ही प्रशासन संगठन के वित्तीय नियमों का पालन करते हैं। वित्तीय नियमों का पालन करते हैं। वित्तीय नियम क्या होते हैं? वित्तीय नियमों का पालन करते हैं जैसे कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग? इसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन व लेखा परीक्षण। लेखांकन व लेखा परीक्षण। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये इसके लिए दोनों काम करते हैं।
तीसरा, इनका जो सेवी वर्ग प्रशासन है दोनों के लिए सेम है। सेवी वर्ग प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या लाओगे? इनकी नियुक्ति, इनका प्रशिक्षण, इनकी पदोन्नति, इन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, ये सब एक ही जैसे नियम होते हैं इनके सबके। हाँ, इसके बाद आप सोचो चौथा क्या होगा और इनमें क्या समानता हो सकती है। तो पहला तो हम लोग ने कहा कि दोनों ही प्रशासन जो है अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए समर्पित हैं। दोनों ही प्रशासन संगठन के वित्तीय नियमों का पालन करते हैं, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। चौथा देखना, संगठन के नियम का भी सब पालन करते हैं, संगठन के नियमों का पालन करते हैं। अब सवाल उठता है कि सर संगठन के नियम क्या होते हैं? संगठन का नियम जैसे कि पद सोपानिक व्यवस्था, कार्यों का विभाजन, आदेश की एकता, हाँ आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र। तो देखो लिख लो, जैसे कि पद सोपान, कार्यों का विभाजन, कार्यों का विभाजन, फिर अगला आदेश की एकता, आदेश की एकता, फिर नियंत्रण का क्षेत्र, नियंत्रण का क्षेत्र आदि सिद्धांतों का पालन दोनों ही संगठनों में किया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ व्यवस्था होती है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर दोनों प्रशासन में समानता देखने को मिलती है। वर्तमान में एक पॉइंट और लिख लेना कि हैदराबाद में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है ना, और इस कॉलेज के द्वारा निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, ये क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ है 3 नंबर के लिए। तो ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का काम यह संस्था करती है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे और ले सकते हैं चाहे तो हम नेक्स्ट अंतर के रूप में, छठे अंतर के रूप में, कि दोनों ही संगठन के द्वारा प्रबंधकीय तकनीक लगभग एक ही होती है, प्रबंधकीय तकनीक एक ही होती है। तो ये हमारा एक समानता का दृष्टिकोण भी हो गया कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में क्या समानता होती है। आज अभी तक हम लोगों ने 3 प्रकार के क्वेश्चन को टैकल किया। पहला पढ़ा था लोक प्रशासन की विशेषताएं, दूसरे वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच क्या अंतर होता है, और तीसरा पढ़ा कि इन दोनों के बीच में समानता क्या होती है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको टैकल कर दे रहा हूँ, 4-5 बिंदु उसमें रहेंगे कि वर्तमान समय में, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में लोक प्रशासन का महत्व या लोक प्रशासन का प्रासंगिकता या का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है, का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये है कि आपने जो पब्लिक एक्ट पढ़ा है उससे क्या समझ विकसित की है, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आप ले सकते हो। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या बनाया मैंने कि ये फुल क्वेश्चन के रूप में लेके चलते हैं हम, 200 शब्द के लिए 11 नंबर के लिए क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज asking to you कि why the importance of public administration is continuously increased, क्यों बढ़ता जा रहा है। आंसर हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। इस क्वेश्चन को चाहे तो वो भारत में भी दे सकता है कि वर्तमान समय में भारत में लोक प्रशासन की भूमिका क्यों महत्व बढ़ता जा रहा है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, व्हाट इज द वेलफेयर नेशन, रिमेंबर इट, दिस टर्म लोक कल्याणकारी राज्य हैज बीन डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य होता क्या है, एक ऐसा राज्य जो कि अपने देश के में रहने वाले व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए समर्पित होता है। इसको और हम अगर इसकी बहुत टेक्निकल डेफिनेशन 3 नंबर में करने जाएं तो देखना आप, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विकास,
तीनों क्षेत्रों का विकास। दूसरी परिभाषा, दूसरा पॉइंट इसमें देखना, समाज के सभी वर्गों का विकास, समाज के सभी वर्गों का विकास। और तीसरा देखिएगा, राष्ट्र के सभी क्षेत्रों का विकास, सभी क्षेत्रों का विकास। इसमें देखिए कुछ छूटा ही नहीं है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, डेजर्ट एरिया हो, समाज के सभी वर्ग, हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, सबको लेके आ गया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ऐसे सभी क्षेत्रों का जब विकास किया जाता है उसको बोलते हैं वेलफेयर नेशन। आपको पता है अंग्रेजों के समय जो राज्य को डिस्क्राइब करते थे हम लोग, उसको हम लोग पुलिस स्टेट बोलते थे, पुलिस राज्य। पुलिस राज्य का मतलब होता है नकारात्मक राज्य। यह राज्य जो होता था सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत जो आदेश गया उसका क्रियान्वयन करवाने के लिए बस समर्पित रहता था। लोगों के वेलफेयर, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, साफ पानी आज से इसका कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बढ़ गई है। आज आप देखो, सुबह लाडली बहना योजना से लेकर के, बल्कि हम और सुबह जाते हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी सबकी 5 बजे से लग जाती है। तो ये सब क्या है, ये एक वेलफेयर नेशन की ओर हम चले गए हैं इसके कारण से। दूसरा देखना, दूसरा बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, इसने भी जो है लोक प्रशासन के महत्व को बढ़ाया है ना। सामाजिक आर्थिक विषमता, सामाजिक आर्थिक विषमता, ठीक है। अगला देखना है ना, वैश्वीकरण। अब इस वैश्वीकरण के कारण क्या हो गया है, लोगों में जन जागरूकता काफी बड़े पैमाने पर आ गई है। लोग अपने जीवन को विकसित देशों के जीवन से तुलना करते हैं और अपने सरकार से अपेक्षा करते हैं कि ऐसी सेवाएं उन्हें भी प्रदान किया जाए। तो ये एक वैश्वीकरण, सामाजिक आर्थिक विषमता ने क्या किया है, सरकार के सामने एक चैलेंज पैदा किया है कि कैसे इस आर्थिक विषमता को दूर किया जाए। अगला देखना, मध्यम वर्गीय परिवार का उदय। पिछले 50 सालों में मध्यम वर्ग का बड़े पैमाने पर उदय हुआ है और ये मध्यम वर्गीय परिवार जो है पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार है और ये सरकार से अपेक्षा करता है कि उसके जीवन को और अच्छा किया जाए, उसके बच्चों को, उसके परिवार को एक अच्छी सेवाएं, सुरक्षित सेवाएं दी जाएं। इसके बाद देखना, बढ़ता हुआ आतंकवाद, बढ़ता हुआ आतंकवाद, अलगाववाद, अलगाववाद, क्षेत्रीयता, क्षेत्रीयता, बढ़ता हुआ आतंकवाद, अलगाववाद, क्षेत्रीयता, हाँ, नक्सलवाद आदि ने प्रशासन के महत्व को बढ़ा दिया है। बढ़ती हुई हिंसा, बढ़ती हुई हिंसा, दंगे, संप्रदायवाद, इन सब चीज़ों ने भी लोक प्रशासन के महत्व को बढ़ाया है। तो हमको ध्यान रखना है इन कुछ 5-7 पॉइंटों को, इन सब पॉइंटों ने इसको बढ़ाया। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अब चूंकि दुनिया जो है, जो देश अब जितना आर्थिक रूप से सशक्त होगा वही देश अब सशक्त हो पाएगा। तो अब जो है आर्थिक कारकों का बढ़ता महत्व, इसने भी लोक प्रशासन के महत्व को बढ़ाया है। तो ये सब पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। इस पॉइंट के तहत हम लोग इस आंसर को लिखेंगे कि लोक प्रशासन का महत्व वर्तमान में क्यों बढ़ता जा रहा है, तो ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और ले लीजिए, बढ़ती हुई गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि ने लोक प्रशासन के महत्व को बढ़ाया है। आपने देखा होगा जब कोरोना आया था तो सरकार ही की तरफ हर व्यक्ति दिख रहा था। सरकार ही एक आखिरी एजेंसी बची थी जो लोगों के जीवन को सुगम कर सकती थी, उनकी कठिनाइयों को कम कर सकती थी। और इसलिए सरकार ने बहुत सारे दायित्व का निर्वाह भी किया है। और यही कारण भी है कि अब वर्तमान में लोक प्रशासन का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि 1991-2 में जब LPG को अपनाया गया था तो लगा था कि निजी क्षेत्र हर जगह आ जाएंगे, लेकिन निजी क्षेत्र का
आगमन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन जो समाज का कमज़ोर वर्ग है उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बना हुआ है, बल्कि पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज हमने 4 विषयों को किया। पहला, लोक प्रशासन की विशेषताएं पढ़ा। इसके बाद लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर पढ़ा। इसके बाद लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता पढ़ा। और चौथा पॉइंट हमने पढ़ा, क्यों लोक प्रशासन का महत्व बढ़ रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग, जो हमारा चौथा लेक्चर होगा, उसमें लोक प्रशासन का अध्ययन के विषय के रूप में कैसे विकास हुआ, उन चरणों की व्याख्या करेंगे। और एक छोटा सा ही लेक्चर रहेगा वो भी, और आप लोगों को मैं पूरा डिस्क्राइब करता जाऊंगा। आपको देयर इज नो नीड टू रीड एनी बुक रिगार्डिंग द पब्लिक एड। दिस इज माय प्रॉमिस, दिस इज द उत्तम गुप्ता प्रॉमिस, कि आफ्टर वॉचिंग द वीडियो ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन you will get a lot of satisfaction and you can make your clear cut concept about the public administration. Thank you very much. मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग।